वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आपके संस्थान में टीजीटी, पीजीटी या जिसको जीडीसी देना है, जीआईसी देना है, इतिहास की कक्षाएं संचालित हैं। उसके साथ ही साथ संस्थान में जीएस का भी बैच चल रहा है। जीएस में इस समय भारत का भूगोल पढ़ाया जा रहा है। संस्थान के इस संस्थान के जो दूसरे सदस्य हैं, डॉक्टर बीपी पांडे सर, वो भूगोल की नियमित क्लास ले रहे हैं। आप लोग निकट भविष्य में तमाम परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए संस्थान से, क्लास को देखिए और अधिक से अधिक क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखिए, हम लोग आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है प्राक मौर्य काल। जो आप लोग आगामी शिक्षक परीक्षा देंगे, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा देंगे, चाहे आप बिहार का दें, चाहे यूपी का दें, अभी हरियाणा पीजीटी आया है, वो झारखंड में संभावना है टीजीटी पीजीटी आने की, उत्तराखंड भी अपने यहाँ 6 to 8 और 1 to 5 से कोई मतलब नहीं है, 6 to 8 का क्या नाम वो अपने यहाँ टेट करवा रही है। वहाँ की भी जीआईसी एलटी की वैकेंसी आने वाली है। आपके यहाँ से जीआईसी एलटी की वैकेंसी लगी हुई है। तो यदि एक बार आपकी तैयारी हो गई, यदि आपने अपनी तैयारी को एक धार दे दिया, तो कोई भी परीक्षा आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। और हमारे संस्थान का यही उद्देश्य है कि आपको इतनी मेहनत करवा दिया जाए कि आप जल्दी से जल्दी परीक्षा क्वालिफाई हो जाए। देखिए, उसी संदर्भ में आज हम एक इतिहास का नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको आज प्राक मौर्य काल के बारे में बताएंगे। प्राक मौर्य काल भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस पे प्रश्न बनेंगे, फैक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। द्वितीय नगरीय क्रांति का समय है, 6th सेंचुरी बीसी का समय है। आप इसमें देखेंगे क्या क्या परिवर्तन के तत्व होते हैं, कैसे आपकी अर्थव्यवस्था जो वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, कैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था में बदलती है। प्रथम क्रांति हुई थी, प्रथम नगरीय क्रांति भी हुई थी। कब हुई थी? आपको पढ़ाए थे। प्रथम नगरीय क्रांति हुई थी सिंधु नदी घाटी सभ्यता में, लेकिन उसका जो आधार था क्या था? कांसा था। यह जो क्रांति होगी इसका आधार क्या होगा? लोहा होगा। लोहा से फायदा क्या होगा? लोहे की तकनीक विकसित होने से हल में लोहे के फाल लगेंगे और गहरी जुताई होगी और उत्पादन होगा और सरप्लस अनाज आएगा और अधिक कर लिया जाएगा। इसका परिणति क्या होगी? इसका परिणाम क्या होगा? बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हो जाएगा। जो जन से जनपद की प्रक्रिया थी, उत्तर वैदिक काल में जनपद थे ना, आगे इसी काल में 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते वह महाजनपद में बदल जाएंगे। उसका केवल एक और एक कारण था लोहे का प्रयोग, लोहे का व्यापक प्रचलन। दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है? जो प्रथम नगरीय क्रांति आपकी थी उसमें निरंतरता नहीं थी। प्रथम नगरीय क्रांति कुछ समय तक चली, उसके बाद समाप्त हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे प्रथम नगरीय क्रांति के बाद भारत में वैदिक काल का प्रारंभ हो जाता है। वैदिक काल जो था विशुद्ध रूप से ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन इस क्रांति की विशेषता है 6th सेंचुरी बीसी में जो द्वितीय नगरीय क्रांति हुई है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्रांति निरंतर चलती रही। तो क्या क्या विशेषता है? इसको प्राक मौर्य काल क्यों कहते हैं, इसको द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं, या इसको 6th सेंचुरी बीसी क्यों कहते हैं, इसको महाजनपद काल क्यों कहते हैं, हम एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। देखिए, प्राक मौर्य काल इसलिए कहते हैं कि यह मौर्य काल के पहले का समय है, उत्तर वैदिक काल के बाद का समय है। 600 बीसी इसलिए कहते हैं कि यह उत्तर वैदिक काल के बाद से इसके काल की गणना की जाती है। भाई, वैदिक काल का जो समय है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 बीसी से 600 बीसी है। तो प्राक मौर्य काल को या द्वितीय नगरीकरण को किस काल में रखेंगे? 6th सेंचुरी बीसी में रखेंगे, 600 ईसा पूर्व में रखेंगे। द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी।
इसका आधार लोहा था। महाजनपद काल क्यों कहते हैं? महाजनपद काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण होता है, जिसमें 16 महाजनपद का हम आपके से चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणतंत्रात्मक थे। गणतंत्रात्मक में वज्जी संघ था और मल्ल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, दोनों में इन 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। एक एक चर्चा करेंगे, मैप बना के एक एक लोकेशन आपको बताएंगे, उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कैसे इन महाजनपदों की राजधानियां नगरी केंद्र बन जाते हैं, उत्पादन के स्थल बन जाते हैं। ठीक, तो हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा जो प्राक मौर्य काल का जो पहला जो हमारा पॉइंट है यह है कि गंगा घाटी में क्रांति संपादित हुई। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो 6 सेंचुरी बीसी में जो द्वितीय नगरी क्रांति हुई थी वह कहां संपादित हुई थी? तो आपका देखिए एक उत्तर हो गया। 6 सेंचुरी बीसी का जो क्रांति है यह गंगा घाटी में संपादित हुई थी। इसके विपरीत जो प्रथम नगरी क्रांति थी वह कहां संपादित हुई थी? वह हुई थी सिंधु नदी घाटी के या सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास सिंधु घाटी में वह क्रांति संपादित हुई थी। यह क्रांति कहां संपादित हुई थी? यह क्रांति गंगा घाटी में संपादित हुई थी। दूसरा पॉइंट हमारा है, देखिए दूसरा प्रश्न है, क्रांति का आधार क्या था? 6 सेंचुरी बीसी में जो क्रांति हुई उसका आधार क्या था? मेरे बच्चों, 6 सेंचुरी बीसी का जो द्वितीय नगरी क्रांति होती है उसका आधार लोहा है। क्या आधार है? लोहा। इसके विपरीत जो प्रथम नगरी क्रांति होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सिंधु नदी घाटी सभ्यता में उसको प्रथम नगरी क्रांति कहते हैं। उसका आधार क्या है? उसका आधार है कांसा। उस क्रांति का आधार कांसा है। पूछा जाता है परीक्षा में, द्वितीय नगरी क्रांति का आधार क्या है? द्वितीय नगरी क्रांति का आधार लोहा है, जबकि प्रथम नगरी क्रांति का आधार क्या है? कांसा है। 3 क्वेश्चन देखिए आपका इससे बन गया। अगला जो पॉइंट है वह है कि यह क्रांति निरंतर चलती रही, यह क्रांति निरंतरता को प्राप्त हुई। इसीलिए आपसे कहते हैं हमेशा परिवर्तन के तत्वों को ध्यान दीजिए। सिंधु नदी घाटी सभ्यता से वैदिक काल में क्या परिवर्तन हो रहा है? वैदिक काल से वैदिकोत्तर काल या प्राक मौर्य काल या द्वितीय नगरी काल या महाजनपद काल या बुद्ध काल में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए। इसको पकड़ लेंगे, इतिहास विषय एकदम आसान हो जाएगा। और रटिए मत, चीजों को समझिए। फैक्ट रट के आप परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। फैक्ट रट के सतही कोचिंगों में टेस्ट सीरीज दीजिए, उससे कुछ लाभ वो नहीं मिलेगा। विषय को समझना है तो विषय की गहराई तक जाना पड़ेगा। चलिए देखिए, यह क्रांति निरंतर चलती रही। 6 सेंचुरी बीसी के बाद कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया कि क्रांति रुक गई हो। द्वितीय नगरी क्रांति, तृतीय नगरी क्रांति, चतुर्थ नगरी क्रांति, पूरे मध्यकाल में क्रांतियां हुई। इसके बाद आधुनिक काल में आएंगे तो फिर भी तमाम नए नए नगरों का, नए नए केंद्रों का निर्माण हुआ, तमाम व्यापारिक केंद्रों का निर्माण हुआ। तो 6 सेंचुरी बीसी के बाद क्रांति में ठहराव नहीं आया, जबकि जो प्रथम नगरी क्रांति थी उसके बाद ठहराव आ गया था, लंबा ठहराव आ गया था। इसकी परिणति क्या हुई थी? जो आपकी नगरीय अर्थव्यवस्था थी वो किसमें बदल गई? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। भाई सिंधु नदी घाटी सभ्यता नगरीय अर्थव्यवस्था थी और वैदिक काल ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, सिंधु नदी घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उसमें मुद्रा का प्रयोग होता था कि नहीं, या कैसे होता था? जब तक सिंधु लिपि नहीं पढ़ी जाएगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह माना जाता है कि जो व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय पर आधारित था। लेकिन द्वितीय नगरी क्रांति में क्या हुआ था? कैश मुद्रा आ गई थी। ठीक, तो यह क्रांति निरंतर चलती रही। और देखिए, इस क्रांति को सफल बनाने में, इस क्रांति को अपने उच्चतम शिखर तक पहुंचाने में लोहे ने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों?
क्योंकि लोहे के फाल से ही गहरी जुताई संभव हुआ। लोहे हल में, आज के समय ट्रैक्टर उस समय नहीं थे, आज के समय जैसा यंत्र नहीं था। जुताई का मात्र एक साधन क्या था? हल। बैलों से जुताई होती थी और उस जब लोहे का प्रयोग हुआ तो क्या किए कि उसमें जो फाल लगता था लोहे का लगने लगा। अब खेतों में और गहरी जुताई होने लगी। जंगल ही तो थे, जंगलों को साफ किया गया, जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया गया। जब गहरी जुताई संभव हुई तो क्या हुआ? उत्पादन अधिशेष, उत्पादन जो होता था, अब जो फसल होती थी, अपना सब साल भर का खर्चा उर्चा निकालने के बाद बचने लगा। और जब किसी का उत्पादन बचने लगेगा तो अर्थव्यवस्था में या आर्थिक रूप से वह व्यक्ति मजबूत हो जाएगा। जैसे ही सरप्लस उत्पादन हुआ, जैसे ही अतिरिक्त उत्पादन हुआ, वैसे ही आप देखेंगे कि करों में वृद्धि होगी। और जब करों में वृद्धि होगी तो उनका दोहन भी किया जाएगा करों का। आपके पास जब ज्यादा अन्न होने लगेगा तो जो शासक वर्ग है वो आपके ऊपर कर लगाएगा, करों का दोहन करेगा। और करों के दोहन से ही जब उसकी आर्थिक स्थिति उस राजा की अच्छी हो जाएगी तो अपने साम्राज्य का वो निर्माण करेगा। लोहे की तकनीक थी, अस्त्र शस्त्र का आसानी से निर्माण कर लेगा, पैसा हो जाएगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, सेना का विस्तार करेगा। देखिए, इस युग में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। 3 परिवर्तनों को ध्यान दीजिएगा जिसके कारण ही यह द्वितीय क्रांति संभव हो पाई। पहला परिवर्तन लोहा, लोहे की तकनीक। दूसरा धान की रोपाई की तकनीक। धान की रोपाई के प्रयोग से उत्पादन में और अधिक वृद्धि हुई। अभी तक केवल लोहे का प्रयोग होता था, लोहा वो उसमें जुताई में लोहे के फाल का प्रयोग होता था। अब यहां के लोग एक नई तकनीक का विकास किए, रोपाई की तकनीक को डेवलप किए। अभी तक क्या होता था कि धान जैसे चावल पैदा करना है, धान को छींट दिए। इस समय जैसे क्या नाम रोपाई होती है, उस तरह की रोपाई की तकनीक का प्रयोग होने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ? अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होने लगा। जब अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होगा, उत्पादन अधिशेष होगा, तो अधिशेष का करों के रूप में दोहन प्रारंभ हो जाएगा। और जब करों के रूप में दोहन प्रारंभ हो जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा? बड़े बड़े राजतंत्रों का उदय हो जाएगा। बड़े बड़े राजतंत्रों का उदय होगा जिनको हम 16 महाजनपद कहते हैं। और ये राजतंत्रों की जो राजधानियां हैं वह नगरीय केंद्र बन जाएंगे। उस समय के 6 महत्वपूर्ण नगरीय केंद्रों का उल्लेख आया है। उसमें वाराणसी है, कौशांबी है, राजगृह है, श्रावस्ती है, चंपा है, साकेत है। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको एक फार्मूले में हम बदल दिए हैं। चरा, श्रासा, कौवा। च से चंपा, र से राजगृह, स से श्रावस्ती, स से साकेत, को से कौशांबी, व से वाराणसी। यह 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है। यह राज्यों की राजधानियां होती हैं और ये जो राजधानियां हैं तो उत्पादन के केंद्र हैं। यहां से उत्पादन होता था और इसीलिए यह नगरीय केंद्र बन गए, नगर बन गए। अब देखिए, आपने पढ़ा 6th सेंचुरी बीसी में पहला परिवर्तन लोहे की तकनीक का विकास, दूसरा धान की रोपाई की तकनीक। अब तीसरा देखिए, इसमें तीसरी विशेषता इसकी क्या है? तीसरी है नियमित रूप से सिक्कों का प्रचलन। पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत में नियमित रूप से सिक्कों का प्रचलन किस काल से आरंभ होता है। मेरे बच्चों बता दीजिएगा एक लाइन में कि नियमित रूप से सिक्कों का जो प्रचलन है वह
6th सेंचुरी बीसी में प्रारंभ होता है। और यही वह समय है जब आपकी जो अर्थव्यवस्था है वह वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था से मुद्रा अर्थव्यवस्था में बदल जाएगी। अब कोई सामान के बदले सामान नहीं लिया दिया जाएगा। अब क्या होगा कि सामान दीजिए, पैसा लीजिए, आपके मार्केट में कैश पैसा आ जाएगा, तरलता बढ़ जाएगी, द्रव्य का प्रयोग होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपके 6th सेंचुरी बीसी में सिक्कों का प्रचलन शुरू हो जाएगा। आपकी जो अर्थव्यवस्था है यह वस्तु विनिमय पे आधारित न होके मुद्रा अर्थव्यवस्था में बदल जाएगी। और देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक नगरीय नहीं कही जाएगी जब तक उसमें व्यापक रूप से मुद्रा का प्रचलन नहीं होगा। यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान के बदले हम सामान देते हैं तो अर्थव्यवस्था नगरीय अर्थव्यवस्था नहीं है, वह अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। उसका उदाहरण आपका वैदिक काल है। ठीक, आगे देखिए, मैं बदल गई। अब देखिए, यह जो सिक्के थे इनको क्या कहा गया? इनको आहत मुद्रा नाम दिया गया। चांदी के, तांबे के आहत मुद्रा होते थे। साहित्यों में इन्हें करसापण कहा गया। और तांबे का आहत मुद्रा, चांदी का आहत मुद्रा होता था। चांदी का जो करसापण था उसका जो वजन था 146 ग्रेन था, अर्थात चांदी का 180 ग्रेन था। बहुतायत मात्रा में चांदी के ही आहत मुद्रा का प्रयोग होता था। इन्हें आहत क्यों का कहा गया? क्योंकि ये सब बात आपको बताएंगे। अभी बस केवल आपको एक हम आउटलाइन दे रहे हैं कि इसको द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं, महाजनपद काल क्यों कहते हैं, 6th सेंचुरी बीसी क्यों कहते हैं। इतना परिवर्तन समझ में आया? लोहे की तकनीक में परिवर्तन, धान की रोपाई की तकनीक, बड़े बड़े नगर और अर्थव्यवस्था में सिक्कों का प्रयोग, यह सब नगरीकरण की विशेषता होती है। अब देखिए, अब जैसे ही यह सब परिवर्तन हुआ वैसे ही अब क्या होगा? राजनीतिक परिवर्तन। ये तो आर्थिक परिवर्तन था। राजनीतिक परिवर्तन क्या होगा? राजनीतिक परिवर्तन होगा कि जो उत्तर वैदिक काल के जनपद थे वो किसमें बदल जाएंगे? 16 वो किसमें बदल जाएंगे? महाजनपद में। अगर ऊपर बताए गए सारे परिवर्तन नहीं होते तो जनपद महाजनपद में नहीं बदलता और आपका ये द्वितीय नगरीय क्रांति नहीं होती। अब देखिए, 16 महाजनपद में बदले, इसका उल्लेख कहां मिलता है? एविडेंस महत्वपूर्ण है भाई। हम कोई भी चीज कहेंगे तो उसके पीछे कोई साक्ष्य देंगे ना। इसका एविडेंस मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है आपको। 16 जो बड़े बड़े जो महाजनपद हैं, जनपद से महाजनपद में वो बदल गए, वह किसकी देन थी? वह आपके द्वितीय नगरीय क्रांति की देन थी। पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां होता है? तो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, एक बौद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। एक तमिल ग्रंथ है सिलप्पाधिकारम, आपको जब संगम काल पढ़ाएंगे बताएंगे। सिलप्पाधिकारम में भी मगध, वत्स एवं अवंती का उल्लेख हुआ है। इसके साथ ही साथ 16 महाजनपदों में कुछ है राजतंत्रात्मक थे, कुछ है गणतंत्रात्मक थे। सबसे बड़ी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता देखिए कि हम गणतंत्र की अवधारणा से 6th सेंचुरी बीसी में ही परिचित हो गए थे। विदेशी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं राजनीति के बारे में, दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, लेकिन गणतंत्र जैसी अवधारणा का विकास हमारे यहाँ 6th सेंचुरी बीसी में ही हो गया था। तो बड़ा महत्वपूर्ण था। 16 महाजनपद में 2 गणतंत्र थे, वज्जी संघ और मल्ल था। और 16 में जो 4 महत्वपूर्ण महाजनपद थे, मगध, कोसल, वत्स, अवंती, आगे चल के कोसल, वत्स, अवंती भी मगध में विलीन हो गए। और यही जो मगध था
कोई एक अखिल भारतीय राज्य में परिणत हो गया। हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे होता है। 16 जनपदों का पूरा मैप बना के आपको लोकेशन बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम इसमें जो धार्मिक परिवर्तन होता है, जो धार्मिक क्रांति आती है, आप देखेंगे वैदिक धर्म के विरोध में जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे होता है, या अन्य धर्मों का कैसे उद्भव होता है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।